तो जैसा कि हम सब जानते हैं, कानूनी चर्चा में रिटायर्ड जजेस या लॉयर्स अक्सर जुड़ा करते थे। अभी हम इसको थोड़ा और प्रोग्रेस की तरफ ले रहे हैं। अब लॉ स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स और दूसरे जो प्रोफेशन के लोग हैं, उनको भी इस चर्चा में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक था, पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के जो पावर्स हैं सीआरपीसी में, वो क्या-क्या हैं, प्रोविजंस क्या हैं इसके रिलेटेड, उस पे हमें चर्चा करनी थी। तो हमारे साथ एडवोकेट नाज़िश साहब बडगाम डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हैं। हमारे साथ साइका लॉ इंटर्नी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से हैं, जो बारामुल्ला डिस्ट्रिक्ट से हैं, और सुभाष गुप्ता साहब रिटायर्ड जज भी रहे हैं और फॉर्मर जेके पीएससी के मेंबर भी। तो जज साहब से ही जानना चाहेंगे कि जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है लॉ प्रैक्टिस का, स्पेशली हम क्रिमिनल लॉ की अगर बात करें, आर्टिकल 1 सेक्शन 156 क्लास 3 है, या उससे पहले का जो प्रोसीजर है, वो अक्सर न्यू जो लॉयर्स हैं, यंग लॉयर्स हैं, उनको पता नहीं होता। तो उस पे थोड़ा जनाब आप रोशनी डालें, सो दैट हम इस सेशन को इंटरेक्टिव सेशन तो असलम साहब, जो लोग हमसे, जैसे आपने शुरुआत कर दी है, तो मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर दूंगा, थोड़ा सा इसमें आज हमारा चैनल जो आपने पहले ही बता चुके हैं कि कानूनी चर्चा जो चैनल है इस पे, और आज जो इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड करके बात करेंगे। स्ट्रक्चर्ड क्या है? जो चैप्टर हमारा 12th है, जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का, तो उसमें सेक्शन जो रहते हैं रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन, पुलिस इन्वेस्टिगेशन, फर्स्ट लॉजिंग ऑफ एफआईआर and thereafter investigation by the police. First lodging of FIR and thereafter investigation by the police. ये चैप्टर 12 है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का, और ये स्टार्ट होगा सेक्शन 154 जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। बहुत देखिए, एफआईआर जो वर्ड है, ये वर्चुअली क्या है? कॉग्निजेबल ऑफेंस में रिपोर्टिंग करनी, पुलिस को इंफॉर्मेशन देनी, और ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन को आपका इसका जो स्टार्ट है। तो ये स्टार्ट जो हेडिंग है, मैं थोड़ा सा दर्शकों और आप लोगों के लिए थोड़ा सा मैं पढ़ दूंगा, फिर क्वेश्चन आंसर होंगे, फिर थोड़ी सी, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और जर्नली लोगों में रहता है। जैसे आपने कहा कि पुलिस के पास कतराते हैं लोग जाने में, जो एफआईआर लगाने में, और पुलिस अवॉइड करती है इन्वेस्टिगेशन को, एफआईआर लगाने को। तो इसमें जो चैप्टर है इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, तो किसको अप्रोच करना है? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन जहां वारदात हुई। और एक मैं और बात कर दूं कि जो इंफॉर्मेंट होगा, क्रिमिनल कंप्लेनेंट होगा क्रिमिनल केस में, वो जरूरी नहीं है कि विक्टिम होगा, वो कोई भी हो सकता है। कॉग्निजेबल जो हम एफआईआर लगाते हैं, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट देते हैं, उसमें ये जरूरी नहीं है कि वो विक्टिम हो, कोई भी इंफॉर्मेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दूंगा बड़ी सिंपल। एक मर्डर होता है, मर्डर हुआ, तो किसी ने देखा मर्डर हो रहा है, जहां कोई एक्सीडेंट हो गया, थेफ्ट केस है, तो उसमें क्या है? उसमें क्या होगा कि कोई भी इंफॉर्मेंट हो सकता है। तो जब इंफॉर्मेशन आई, हाँ, इंफॉर्मेशन को देखेंगे, कोई टेलीफोन से आई, व्हाट्सएप मैसेज आया, आजकल सोशल मीडिया का है, तो जो ऑफिसर इंचार्ज है थोड़ा सा वेरीफाई करेगा, लेकिन ही मैंडेटरी है उस पे जे कि वो एफआईआर उसको लगानी पड़ेगी कॉग्निजेबल ऑफेंस में। जे 154 है। तो आगे आप पूछो क्वेश्चन कि आगे अगर फॉर एग्जाम्पल पुलिस जो ऑफिसर इंचार्ज है एफआईआर नहीं लगती है, तो फिर उसके बाद क्या चाराजोई है? तो आप क्वेश्चन पूछे, फिर हम आगे चलेंगे। असलम साहब पूछे, शाकिया पूछ सकती है, एडवोकेट नाजिस है हमारे साथ, ये भी आ सकते हैं।
तो जी हाँ, मैं नाज़िश साहब से गुज़ारिश करूँगा कि उनके माइंड में अगर, क्योंकि ये डॉक्टर आमिना भी जुड़ना चाहती है आपके साथ, तो डॉक्टर आमिना का भी फोन आ रहा है, तो उसको भी जोड़ लो। तो प्लीज आप पूछें कि अगर पुलिस ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन एफआईआर नहीं लगाता है, जी हाँ, फिर क्या कार्रवाई करनी है? नाज़िश साहब जो हैं, इनका 10 साल का तजर्बा है और ये दिल्ली में भी कॉर्पोरेट प्रैक्टिस में रहे हैं। तो क्या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 420 की तरफ जब जाते हैं, जैसे कभी-कभार हम 420 में कंप्लेंट करते हैं, कभी-कभार हम 156 क्लास 3 में करते हैं, तो इसमें एक आम आदमी को कैसे पता चलेगा या यंग लॉयर को कैसे पता चलेगा कि 420 में जाना है, 156 में? नाज़िर साहब, आप इस पे थोड़ा ब्रीफिंग देके फिर अपना सवाल। देखिए जो आपने रेफरेंस दिया है 156(3) का, 156(3) का दिया है, ये आप इनको कहेंगे म्यूट कर ले अपना माइक, तो ये जब क्वेश्चन पूछेंगे तो स्टार्ट करें। जो नाजिर साहब हैं, सुनिए, आपका क्वेश्चन आ गया कि अगर कोई 420 होती है, 420 है इंडियन पीनल कोड का, ये भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है, धोखाधड़ी का केस है। जहां आप फोर्जरी के केस होते हैं 467 से शुरू होते हैं, 467, 468, 479, तो ये नाजिर साहब इस पे जानकारी होगी और मैडम साकिया ने भी इसके बारे में पढ़ा होगा। तो जो आप ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, एफआईआर लगनी है। तो जो असलम साहब दूसरा क्वेश्चन आपका है, वो 156 सब क्लास 3 जो सेक्शन आप बात कर रहे हो, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की, वो स्टेज कब आएगी? फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पहले क्या बताया, 156 जो क्लास 1 थी, उसमें एफआईआर अगर ऑफिसर इंचार्ज नहीं लगाता, देन द कंसर्न विक्टिम, इन्फॉर्मेंट, anybody can approach to SP of the district, to SP of the district, तो उसको अप्रोच करनी है विद द सेम एलिगेशन, वही जो एफआईआर एसएचओ को दी, जो कॉन्टैक्ट थे, एलिगेशन थे, उसी की कॉपी लेके, तो वो एसपी जे 154 की सब सेक्शन 3 है कोड ऑफ क्रिमिनल, तो फिर वो एफआईआर, अगर फॉर एग्जाम्पल एक और बात आगे चली जाए कि भाई एसएसपी के कहने पे भी एफआईआर नहीं, या एसएसपी एफआईआर नहीं लगाता, फिर क्या चाराजोई है? फिर जो आपने बात की है 156(3), देन द विक्टिम, इन्फॉर्मेंट, aggrieved person, whosoever wanted the setting of investigation, law into motion, क्रिमिनल लॉ इनटू मोशन, कोई वारदात हुई है, उसमें वो चाहता है कि इसकी तहकीकात हो, तो फिर किसको अप्रोच करना है? मैजिस्ट्रेट कंसर्न को। कौन से मैजिस्ट्रेट को? जहां 2 किस्म के मैजिस्ट्रेट हैं, आपको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को करना है, और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कौन किसको करना है? जो कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन का है। फॉर एग्जाम्पल वारदात हो गई, या एक इस पर भी मैं बात आ जाऊंगा, एक जो कंसर्न पुलिस स्टेशन की मैंने बात की, जनरली स्पीकिंग ये है, फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी ट्रेवल में है, आप चल पड़े उड़ी से, असलम साहब आपकी बात टच कर लेंगे, आपका एक कोई बैग है, वो छूट गया रास्ते में, आपको जब आप पहुंचते हो श्रीनगर में, तो आपको पता चलता है यार मेरा बैग कहीं छूट गया है, तो कोई आपको इन्फॉर्म करता है जनाब आपका बैग तो पटन में किसी ने उतारा है, जब बारामूला में उतारा है, तो देन आपको बारामूला नहीं जाना है, पटन नहीं जाना है, आपने एफआईआर श्रीनगर के जो होगा, वो कहते हैं उसको जीरो एफआईआर, उस एफआईआर को कहते हैं जीरो एफआईआर। और लॉ इतना डेवलप हो चुका है, उन्होंने कहा कि कोई इनकार नहीं कर सकता फॉर लॉजिंग जीरो एफआईआर। जो हमारा नया कानून आ रहा है, नागरिक सुरक्षा संहिता, जो अभी नया, अभी कब आएगा कैसे है, उसमें भी ये एक सिस्टम डेवलप किया गया कि उसमें भी
मैंडेटरी है। हाँ, क्या हुआ, एफआईआर लग गई, उसके बाद जो उसकी कॉपी है वो कंसर्न पुलिस स्टेशन को भेज दी फॉर फर्दर तो इन्वेस्टिगेशन। अगर एफआईआर करने से इनकार कर दिया पुलिस स्टेशन ने, तो तब क्या करना है एसपी की? बस वो देखिए, इस केस में जो मैंने डेवलप किया, जो मैंने किया, बैग किसी का चोरी हुआ, वो तो फिर वही प्रोसीजर है ना। मैं देखिए, अभी वो भी प्रोसीजर है, एसपी के पास जाएंगे, एसएसपी नहीं मानता है तो फिर मैजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, तो मैजिस्ट्रेट की डायरेक्शन बाइंडिंग होगी। ये जो एक जे वाला जो सिलसिला है, तो अभी और बड़ी बातें हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका ये भी आ गया, कई बार क्या होता है, एफआईआर लग जाती है और कई बार डायरेक्शन के बावजूद भी, मैजिस्ट्रेट की डायरेक्शन के बावजूद भी पुलिस वाले एफआईआर नहीं लगाते। क्या कारण है? बहुत से कारण होते हैं। ये एक आप अगर स्टडी करोगे ना, हम थोड़ा सा इसको सोशल टच देते हैं, तो ये क्या करता है कंसर्न पुलिस स्टेशन या स्टेट कि हमारा जो ग्राफ राइज नहीं हो जाए पर्टिकुलर एरिया का, अगर हम फॉर्मल एफआईआर लगाएंगे तो फिर हमें इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा मैम। तो जनरली स्पीकिंग क्या होता है, जो कुछ केसेस में एफआईआर मैंडेटरी कर दी है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से। बचपन बचाओ आंदोलन एक केस हुआ, उसमें क्या होता था, वो उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट ने उसमें किया, जनरली क्या मिसिंग रिपोर्ट डालते थे, जो बच्चे माइनर थे ना, गर्ल, मेल और फीमेल चाइल्ड, ये क्या करते थे, मिसिंग रिपोर्ट डालते थे पेरेंट्स के कहने पे। तो फिर वो क्या होता था, तो फिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, उसने कहा मैंडेटरी है आपको 363 के नीचे ये क्या करना पड़ेगा, किडनैपिंग का पर्चा लगाना पड़ेगा। तो ये भी एक डेवलपमेंट कानून की हो चुकी है। तो मुझे लगता है और भी कोई जुड़ रहा है आपके साथ, तो ये जो मुद्दा है, आगे आगे और नाजिर साहब आप पूछिए कोई क्वेश्चन, मैडम से आगे आप पूछिए, फिर ताकि ये कंटिन्यूटी रहे। अगर एक साइड में मैं बोलता जाऊंगा फिर अच्छा ये एक इंटरेक्टिव सेशन का बना दे। सर क्या ये जैसे कि हाँ जी साइकिल जी आप कीजिए जी ये बाकी इंफॉर्मेशन म्यूट कर जो लेंगे। है, क्या हम ये ऑन फोन कॉल दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। देखिए, जी सर। हाँ, फोन कॉल, जैसे मैंने आपको कहा, कोई मर्डर है, थेफ्ट है, आगजनी हो जाती है, कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हो सकता है। हाँ, फोन करके एसएचओ कंसर्न वो वेरीफाई कर लेगा कि जो फोन आया है वो ठीक है, इतना ही करना है उसने, बाकी उसने एफआईआर लगा के इन्वेस्टिगेशन उसके बाद का तरीका है। तो अभी नेक्स्ट नाइस साहब आप पूछिए कोई जो आपका। जी साइका जी ने सही सवाल किया कि बेसिकली अगर हम इंफॉर्मेशन देते हैं पुलिस को थ्रू फोन कॉल पे, उनको बोलते हैं कि फलानी जगह ऐसे वारदात हो गई, तो इसमें आप इंफॉर्मेशन हम देते हो, इसमें आप कॉग्निजेंस से इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए। तो मीनवाइल इसमें क्या होता है कि जो बंदे इसमें इन्वॉल्व भी नहीं होते हैं, जैसे मैं इन्फॉर्मेंट हूँ, मैं पुलिस स्टेशन नहीं आ सकता हूँ, तो मुझे बार बार परेशान किया जाता है कि क्योंकि पुलिस अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन उतनी सही से नहीं करती है, क्योंकि बंदूक को नहीं लाते हैं वो, जो विटनेस एज अ विटनेस रहेंगे उस केस में, उस एफआईआर में एज अ विटनेस रहेंगे जी। तो उस साहब चीज में आपका मैंने क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन मैंने समझा। पहले देखिए, सबसे पहले जरूरी है जो आपने कहा कि कोई, देखिए जो आप कह रहे हो ना, इसमें ये तरमीम हो चुकी है कानून में 154 में। जनरली क्या होता है, कोई विक्टिम है, ये जो विक्टिम किसकी, कोई रेप केस की है, एसिड केस की है, जो समझो वहां से ही क्या हुआ, स्पॉट से ही उसको शिफ्ट कर दिया हॉस्पिटल में,
जहां उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो वहां पे पुलिस स्टेशन में आके रिपोर्ट दे सकती है। जो आपका है ना, जो पॉइंट है, मैं समझ गया, इसमें तरमीम हो गई है, लॉ बदल चुका है। और इसी की सेक्शन में आपको पढ़ दूंगा। ये देखिए, ये एक तरमीम हुई है, इसमें क्या कहा, एक प्रोवाइजो आया 154 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में। ये क्यों हुआ? जब ये वारदातें, रेप वगैरह ऐसा हो गया, तो उन्होंने कहा कि जो विक्टिम है उसको पुलिस स्टेशन नहीं जाना है, और पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज, और प्रेफरेबली ये कहा गया है कि अगर वीमेन विक्टिम है, इंफॉर्मेंट है, तो किसने आना उसके पास? कौन आएगा? वो ऑफिसर इंचार्ज उसके वहां पे आएगा। तो मैं थोड़ा सा पढ़ दूंगा आपकी क्लियरेंस के लिए और दर्शकों के लिए भी, जो लॉ है इसमें। जो आपने कहा कि किसी हो जो कि एफआईआर फोन पे, जहां वो एफआईआर जो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी है, जो पुलिस स्टेशन में करते हैं जनरली, इन केसेस में प्रोवाइजो है, स्पेशल है, एक्सेप्शन है, किसने करनी है? प्रोवाइडेड दैट इफ द इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द वीमेन, बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगेंस्ट होम एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 326A जे एसिड अटैक केस। और दूसरा है सेक्शन 362B, बेबी वैसा है, 354 मॉडेस्टी, आउटरेजिंग ऑफ मॉडेस्टी ऑफ ए वीमेन, जे 354, जे भी वही केस है। 354B, 354C, 354D और सेक्शन 376, 376A, 376B, C, D, E, F और 509 ऑफ इंडियन पिनल कोड। अगर ये ऑफेंसेस हैं जिसकी एफआईआर लगवाना चाहती है विक्टिम, आप इसको रेप विक्टिम कर सकते हो, वुमेन कोई भी हो सकती है। फिर क्या करना है? इज alleged to have been committed or attempted, then such information shall be recorded by the women, by a women। जो रिकॉर्ड भी किसने करनी है? इंटरेस्टिंग है, मैं सागे मैडम सुनिए, ये रिकॉर्ड भी वीमेन ऑफिसर ने करनी है। ये जो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करेगा, कौन करेगा? वीमेन ऑफिसर करेगी, सो दैट द विक्टिम ऑफ सच ए क्राइम, ब्रूटल क्राइम, उसमें उसको कंफर्टेबल फील हो जाए। किसको? उस लेडी को जो विक्टिम है इन ऑफेंसेस की, जो सेक्स रिलेटेड, मोलेस्टेशन रिलेटेड ऑफेंसेस हैं। तो आगे क्या है? द रिकॉर्डिंग ऑफ सच इंफॉर्मेशन शैल, हाँ एक और है, फिर इनकी जो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होगी उसकी वीडियोग्राफी होगी, ऑडियोग्राफी होगी। लॉ बदल चुका है। ये कोई नहीं चले कहे कि भाई ये अमेंडमेंट आ चुकी है, उसमें उसकी वीडियो, लेकिन ऑफेंसेस जो है, ये जो मैंने ऑफेंसेस, वीमेन सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल, ये जो रेप केसेस हैं, आउटरेजिंग ऑफ मॉडेस्टी है, ये अश्लील वारदातों की निस्बत है, तो इसमें जो ये पर्टिकुलर सेक्शन दी है। और एक और है, जनरली आप विक्टिम, इन्फॉर्मेंट, एग्रीव्ड पर्सन को एक ही क्राई है। असलम साहब सुनिए, ये क्राई रहती है कि भाई एफआईआर की कॉपी सप्लाई नहीं होती, जो आपको काफी टाइम लगता है कॉपी लेने में। तो उस वक्त उस ये सेक्शन है, एक कॉपी ऑफ द इंफॉर्मेशन as recorded by under subsection 1 including proviso wala shall be given forth with free of cost to the informant। तो वो जो रिकॉर्ड एफआईआर जब लॉन्च हो जाती है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है, तो क्या डिफरेंस है इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और जो डिस्क्रिशनरी पावर्स होते हैं मैजिस्ट्रेट के, उनमें अलग अलग क्या क्या डिफरेंसेस हैं? जैसे एक बार एफआईआर लॉन्च हुई तो पुलिस ऑफिसर का पावर आ गया, फिर मैजिस्ट्रेट का पावर। जी जी, हाँ देखिए, जो हमने कहा एफआईआर लग गई, ठीक है, एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई।
अभी नेक्स्ट क्या है, इन्वेस्टिगेशन होनी है। तो इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया क्या है, ये आपका जो ये हम पास भी चलेंगे, बड़ा लंबा हो जाएगा अगर हम इसको बड़ा। तो उसमें क्या होता है इन्वेस्टिगेशन, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जो लॉर्ड बेल जो अमेंडमेंट आ चुकी है, तो नेचुरली ऑफिसर इंचार्ज खुद जाएगा मौके पे, और जहां तक लॉ जो चेंज होने जा रहा है अभी या बीच में भी है, एक एफएसएल की टीम भी लेके जाएगा, ऑडियो वीडियोग्राफी का वो भी करेगा, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा में आ रहा है कि वो वहां पे तो अभी भी है। और जो जो अच्छे लोग होते हैं एफएसएल की टीम भी लेते हैं, ये जो क्योंकि कलेक्शन ऑफ एविडेंस पार्ट से होती है, मर्डर हो गया है, थेफ्ट हो गया है, तो फोरेंसिक की टीम होती है, डॉग स्क्वाड होता है, और पूरा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। तो जो सीरियस केसेस हैं उनमें पूरा वो रिस्ट्रक्चर्ड कर, दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करते हैं किसको, स्पॉट को, कि कैसे वारदात हुई होगी। वो विटनेस भी मौके पे आते हैं, और उसके बाद ये एक विटनेस, जो भी विटनेस वारदात की निस्बत जानते हैं, जैसे दो किस्म के हैं, एक है आई विटनेस जो उन्होंने मौका वारदात पे खुद देखा है, चशमदीद खुद देखा है। एक वो लोग आगे जो टेक्निकल एविडेंस है, कोई सीजर वेपन ऑफेंस सीज किया है उसके भी विटनेस होते हैं, कोई डॉक्यूमेंट पेश किया है, कोई मेडिकल एविडेंस है, ये सारी कलेक्शन है, जो फोरेंसिक साइंस की एविडेंस है, ये सारे विटनेस जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तो इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट हो गई, स्टेटमेंट हो, हाँ कुछ केसेस में असलम साहब और मैडम शाकिया सुनिए, और जो हमारे दर्शक हैं बाद में जुड़ेंगे वो भी सुने, कि वो जो विक्टिम एक स्टेटमेंट जो 7 ईयर से ऊपर केसेस हैं, जहां कुछ जो सीरियस केसेस हैं जैसे रेप वगैरह हमने जिसका जिक्र ऊपर किया है, तो इस विक्टिम की स्टेटमेंट कहां होनी है, मैजिस्ट्रेट के सामने होनी। और एक जो रेप केसेस का जो अक्यूज्ड होगा उसका एग्जामिनेशन 53A में जब उसको अरेस्ट करना है, उसी के साथ में उसकी क्या होना है, उसको एग्जामिनेशन करना है एज टू पोटेंसी या अदर रिलेटेड जो भी होगा। तो दूसरा है विक्टिम फीमेल, अगर उसकी कंसेंट लेनी है, जो विक्टिम है उसको एग्जामिनेशन जो करेगी डॉक्टर, मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो गायनी वाले जनरली होते हैं, उसकी जो वो एग्जामिनेशन होगा उसकी कंसेंट से होगा। अगर वो माइनर होगी, कंसेंट कौन देगा, उसका गार्डियन देगा, फादर हो सकता है, हस्बैंड हो सकता है, जैसे भी आप लगो कर सकते हो। तो दूसरा कौन सा आ गया, जो कोई जुड़ रहे हैं असलम साहब जी, कोई और नहीं जुड़ रहा, तो ये बात आ गई आपको कि जो इन्वेस्टिगेशन समझो कंप्लीट हो गई है, असलम साहब इन्वेस्टिगेशन जो कंप्लीट हो गई समझो, एक ये इन्वेस्टिगेशन, जी हाँ, थोड़ी सी वो टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी मेरे नेटवर्क में, कोई बात। तो मैं ये जानना चाहता था कि जो एडवोकेट्स हैं, यंग लॉयर्स हैं और जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए क्रिमिनल लॉ को समझने के लिए ब्रीफली आप क्या बताएंगे कि कौन से 10 सेक्शंस ऐसे इम्पोर्टेंट हैं जिनके ऊपर बिल्कुल ब्रीफली वो नजर रखें और एक सक्सेसफुल क्रिमिनल लॉयर बन पाए। देखिए, मैं ये कहूंगा जो क्रिमिनल लॉयर सक्सेस है, क्योंकि मैं लॉयर तक नहीं कन्फाइन रहा, जो हमारे साथ क्या अंडर है, हम चाहते हैं अच्छे जजेस बने, मैजिस्ट्रेट जो केसीएस करते हैं जुडिशियल, और अच्छे पब्लिक प्रोसिक्यूटर बने। और आज आगे जो समय आ रहा है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, वो हमारे हाई कोर्ट की एक जजमेंट भी है, उसमें कहा है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो अपॉइंट करने हैं वो लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए, और एक दिन आ जाएगा लॉ ग्रेजुएट वुड बी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इन द पुलिस स्टेशन, और ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी वुड बी डिफरेंस फ्रॉम द
दिस लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी होना चाहिए। हमने पहले भी मैंने एपिसोड किया है, ये बात कही है। सर मेरा एक क्वेश्चन है इन्वेस्टिगेशन के रिलेटेड, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है। तो बेसिकली जब एनडीपीएस केस में कोई ऐसा इंसिडेंट आता है कि किसी जगह कोई कंट्राबैंड पुलिस ने सीज कर लिया, या किसी जगह पे किसी बंदे को पकड़ लिया अलोंग विद कंट्राबैंड, तो हम ये कहते हैं कि 90% ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इज बीन डन एट स्पॉट, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। तो बिल्कुल। हमें ये कैसे पता चलेगा कि अगर वो बंदा है, कोई बंदा है कि उसके पास कोई कंट्राबैंड है, तो जो मौके पे वो पुलिस होती है वो कैसे डिटरमाइन करती है कि इसके पास जो कोई भी चीज निकली वो वाकई कंट्राबैंड है, ही दैट इज जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत दैट्स अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। ये पिछले एक एनडीपीएस में मैंने ये किया था, उसमें ये जो लोकल पुलिस है ना, ये और ये डिफेंस लॉयर जो आप कह रहे हो, ये जी। क्वेश्चन आप पूछते हो, जो विटनेस इनके एनडीपीएस के होते हैं कि भाई जी। आपके पास, आप एक्सपर्ट तो नहीं हो, जैसे आप कोई एनडीपीएस का है, चर्च ही लगा लो, चर्च ही लगा लो, तो हाउ दे कैन, तो फिर देखिए आप ये क्या लिखते हैं उसमें, चर्च नुमा, चर्च लाइक सब्सटेंस वाज रिकवर्ड। ये और मैं एक और ऐड किया मैंने पीछे, एनसीबी है ना, नार्को जो कंट्रोल ब्यूरो है, इसके पास एक किट रहती है। हमारे केस जो ये पुलिस के जो ये केस है एनडीपीएस के, फेल क्यों होते हैं? जो आपके क्वेश्चन जो आपने पूछा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये डिफेंस लॉयर पूछते हैं कि भाई आपको कैसे, और फिर वहां पे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जहां जो विटनेस होता है, आई विटनेस, जो सीजर और उस वक्त होता है जब ये कंट्राबैंड डिटेन होता है, बंदा सीजर होता है, अरेस्ट होती है, तो वो ये बात का जवाब नहीं दे सकता डिफेंस का। तो ये बिल्कुल जो है आपके पास एक देखिए एक किट है, जिससे उसके स्पॉट पे आई आपके पास, वो एक लिटमस टेस्ट होता है ना, जैसे केमिस्ट्री में आपको याद होगा, करते होंगे, वो इनके पास एक किट होती है, वो सारा निकल सकता है, लेकिन पुलिस वालों के पास नहीं होती, एनसीबी पीपल और जो स्पेशलाइज्ड लोग हैं। तो जो आपकी बात है, हाँ ये वे कहते हैं, लेकिन फिर भी है, ये लिखेंगे चर्च नुमा चीज थी, हीरोइन नमा थी, ये रेफरेंस करेंगे, और फिर एफएसएल की रिपोर्ट आएगी। एक और मैं बता दूंगा आपको, ये लॉ डेवलप हो चुका है। अब बड़ा अच्छे सवाल आपने पूछा, ये कि चार्ज तब तक नहीं लगाता है एनडीपीएस का स्पेशल जज जब तक एफएसएल की रिपोर्ट ना आए। जनरली क्या होता है, ये जल्दबाजी में क्या कर देते हैं, चालान पेश कर देते हैं, चार्जशीट पेश करते हैं कोर्ट में, कि अवॉइड करने के लिए, तो फिर वहां पे होता है वो इनकम्प्लीट चार्जशीट समझी जाती है विदाउट एफएसएल रिपोर्ट। ये भी एक लॉ का पॉइंट है, काफी बातें हैं। तो वो जो आपने बात की ना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि फिर क्या करते हैं, जज साहब तो नहीं लगाएंगे, इनको तो चर्च नुमा लिख दिया, जज साहब जब ट्रायल करेंगे चार्ज लगाएंगे, ये थोड़े लिख देंगे भाई नहीं हमें चर्च नुमा चीज पे चार्ज थोड़ा लगेगा, वो एफएसएल की रिपोर्ट होगी, अगर पॉजिटिव होगी उसमें होगा कि वाकई नार्कोटिक्स सब्सटेंस, जो साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है, ड्रग्स है, जो भी एनडीपीएस एक्ट में, फिर उस पे के मुताबिक आगे कार्रवाई, क्योंकि ट्रायल को फेयर होना है, ट्रांसपेरेंट होना है, इन्वेस्टिगेशन में फेयर होने चाहिए। तो ये बातें और पूछे कोई, असलम साहब, शाकिया मैडम, और जो आप लोग, आप एडवोकेट लोग हैं, रोज आप अगर देखते हो, कोई केस ऐसा होता है कि जिसमें जो टीडीएस किट है वो इस्तेमाल नहीं किया गया है एट द टाइम ऑफ द सीजर, तो उस केस में क्या ये हो सकता है कि वो एक डिफेंस बन सकता है उस केस में? हाँ वो तो मैंने आपको कहा, वो तो डिफेंस लॉयर पूछता है क्वेश्चन कि भाई आपने एप्रीहेंशन क्या थी। देखो और एक मैं और बात बता दूं, जनरली पुलिस वाले या एनसी वालों के पास दो किस्म की इंफॉर्मेशन होती है, एक प्री इंफॉर्मेशन होती है उनके पास कि कोई कंट्राबैंड उनके सोर्सेज होते हैं, जैसे आप तो एडवोकेट हो, आप सभी और मैडम को भी एक्सपीरियंस हो जाएगा आने वाले वक्त में, उनको एक प्री इंफॉर्मेशन होती है
उसका एक सिस्टम अलग है एनडीपीएस में, प्रोसीजरल सेफ गार्ड दिए हैं एनडीपीएस, बहुत ज्यादा है, को स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट है उतने ही सेफ गार्ड दिए हुए हैं। उसका एक तरीका है रिड्यूस्ड इनटू, और कॉम्प्लिकेटेड सा है वो। जनरली जो एनडीपीएस के केस हमारे हैं वो फेल हो जाते हैं कि प्रोसीजरल कंप्लायंस एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट और जो हमारे प्रोविजन है एनडीपीएस के नहीं होते। तो जो आपने अच्छा ये भी ऐड कर लिया, एक एनडीपीएस का भी इशू ये है, जनरली ये भी होता है। तो जहां पे जो भी साबित करना है वो कोर्ट ऑफ लॉ में ट्रायल के दौरान बियॉन्ड रीजनेबल डाउट करना है। तो और पूछें असलम साहब। तो मैडम साकिया, आप साइका से जानना चाहेंगे, आपको साइका आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं। अभी सर नहीं, आगे भी बात आपको करेंगे। एक मैं दूसरी वजह अपना से बात। आपको होम टास्क दे देता हूं, खासकर मैडम साकिया को, बाकी तो एडवोकेट है ये लोग जानकारी में होगा। आप एक केस देखना, क्योंकि आज हमने एफआईआर की बात की, तो इसमें 2-3 केस है। ललिता कुमारी की जेल एक केस है। हाँ वो बिल्कुल। ललिता कुमारी का केस क्या कहता है कि अगर ये मैंडेटरी है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के लिए कि एफआईआर लगानी ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन के लिए, और उसमें ये कहा गया आगे कि ये एलिगेशन को वेरीफाई नहीं करना, किसमें, बिफोर लॉन्चिंग ऑफ एफआईआर। जनरली क्या होता है, जज साहब ऑर्डर दे देते हैं भाई एफआईआर लगाओ, जो असलम साहब ने 156(3) की बात की, तो मैं वो क्या करता है, वो अपने लेवल पे, और नादिर साहब आपको ये एक्सपीरियंस होगा, ये रिपोर्ट भेज देते हैं कि जनाब केस नहीं होगा विदाउट लॉजिंग ऑफ एफआईआर, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन वुड स्टार्ट आफ्टर लॉजिंग ऑफ एफआईआर। तो वो क्या कहती है, जो जजमेंट मैंने ललिता कुमारी वाली कही, वो कहती है कि पहले एफआईआर लगाओ। एफआईआर लगाने से पहले आपने वेरीफाई नहीं करना है कि एलिगेशन झूठे हैं या सच्चे हैं। और जनरली क्या करते हैं, एफआईआर लगाने से पहले ही इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं, वो सारा इलीगल है। और जो ललिता कुमारी की जजमेंट कहती है कि वो मैंडेटरी है। कॉग्निटिव ऑफेंस सिर्फ देखना है डिस्क्लोज होता है, हाँ 4-5 एक्सेप्शंस, जैसे कोई डिस्प्यूट है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में, अगर कोई डायरेक्शन हुई है जहां कोई एफआईआर लगाना चाहता है, उसको किया है करप्शन केस है, जो डिपार्टमेंट करप्शन है, जिसमें पीई चाहिए, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चाहिए। कोई ये डिस्प्यूट है, करप्शन का डिस्प्यूट है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, ये 4-5 डिस्प्यूट है जिनमें आपको पीई करने पड़ेगी, अदरवाइज सभी में आपको एफआईआर मैंडेटरी है, लगानी ही लगानी है। तो यहां एक और था, पहले ये कहते थे कि भाई जनरली ये रहा, पहले ये था कि एक और है प्रियंका श्रीवास्तव का केस। ये शाकिया मैडम नोट कर लो, इसको भी आपने पढ़ना है, क्योंकि आपको हमने अच्छा एडवोकेट बनेंगे, जज बने जहां बोली तो अच्छा है। तो ये एक प्रियंका, उसमें क्या कहा है, जनरली ये कहते हैं कि जनाब हमारे पास तो आया ही नहीं विक्टिम इन्फॉर्मेंट एफआईआर लगाने के लिए बिफोर। और दूसरा क्या कहते थे, एसएसपी साहब कहते हैं हमारे पास भी नहीं कराया। उन्होंने कहा, तो ये प्रियंका श्रीवास्तव ने कहा कि अगर एफिडेविट लगा देता है विक्टिम इन्फॉर्मेंट, जो अप्रोच करेगा जब मैजिस्ट्रेट को, उसको एक एफिडेविट दे देना है कि मैंने इन लोगों को अप्रोच किया है। तो वो फिर एक मैजिस्ट्रेट उस एफिडेविट को देख के कि कैनो, ये एक रिक्वायरमेंट है ना, सीक्वेंस है ना, कि पहले एसएचओ के पास, ऑफिसर इंचार्ज के पास जाना है, उसके बाद एसपी के पास जाना है, अगर एसपी इंक्वायर करता है फिर मैजिस्ट्रेट जुडिशियल के पास। तो वो अगर इन ऑर्डर को अवॉइड करने के लिए, कि जनरली लोग कहते थे कि जनाब अच्छा, और एक आपको थोड़ा सा आपको कॉन्स्टिट्यूशन जो थोड़ा और ले जाते हैं आगे, तो उसके बाद हम
जे फॉर एग्जाम्पल किसी के खिलाफ एफआईआर लगे, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, आप एडवोकेट हो, आपके पास आ जाते हैं, जैसे मैंने एक्सेप्शन कर ली, मैट्रिमोनियल केस है जहां कोई अब वो जो जिसमें अकाउंट पैसा लेना देना है और सिविल सा लगता है, और आपके पास जनरली लोग आते हैं, जनाब ये एफआईआर गलत लगी है, ये तो हमारा सिविल डिस्प्यूट था। जैसे आपने कहा असलम साहब 420 वाली बात है, कई बार क्या करते हैं, क्रिमिनल कंप्लेंट कर देते हैं, आप कारपोरेट लॉयर होंगे तो आपको पता है कि वो क्या करते हैं, उसको क्रिमिनल बना देते हैं, रंग दे देते हैं, तो कंप्लेंट कर देते हैं कोर्सिव मेथड लेने के लिए, जबकि मामला आर्बिट्रेशन का है, सिविल डिस्प्यूट है, रिकवरी सूट है, पैसा लेन देन का है मामला, है ना, ये आपके नोटिस। तो इस केस में क्या करोगे, तो 482 आप कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के नीचे आप हाई कोर्ट में क्वेश्चमेंट के लिए जा सकते हो। तो ये एक वो भी प्रक्रिया, ताकि असलम साहब मुझे लगता है काफी अच्छा रहा। बिल्कुल, मुझे लगता है कि काफी लंबा हो गया और आज हम यहीं पर इसको कंक्लूड करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बिल्कुल। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइम हमारा टॉपिक रहेगा यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ताकि जो बाकी चैलेंजेस हैं इसमें क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस को जब जोड़ा जाएगा, जब हम पॉक्सो को जोड़ेंगे, जुवेनाइल जस्टिस को जोड़ेंगे, तो एक वसी पैमाने पे तबादला ख्याल किया जा सकता है। और मजा तब आएगा कि जब और ज्यादा लॉ स्टूडेंट्स और ज्यादा एडवोकेट्स और बाकी डॉक्टर्स या दूसरे प्रोफेशन से भी लोग जुड़ें, क्योंकि एज ए लॉयर हमारी टर्मिनोलॉजी अलग होती है, हमें चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं, लेकिन जो हमारा ये कानूनी चर्चा है इसका डायरेक्ट फ़ायदा समाज के उन तबकात तक जाना चाहिए जो रूरल एरियाज़ में होते हैं, गुजर बकरवाल पॉपुलेशन को फ़ायदा मिलना चाहिए। तो उसमें इतना आसान करके हमें बोलना है, उस पे हमारी खुद की पहले एक ट्रेनिंग होनी चाहिए और हम सब इतनी कोशिश करेंगे कि अपने जो फौजदारी कानून है इस पे इस तरह से चर्चा किया जाए ताकि जो रूरल पॉपुलेशन है, दूर दराज इलाके में लोग हैं, वो इसको समझें आसानी के साथ और फिर इससे लाभ उठा लें। और फिर नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का जो रोल है उसको भी डिस्कस करके, एनजीओज का जो रोल है उसको इसके साथ कनेक्ट करके बाज़ाब्ता एक संवार के गुलदस्ते की तरह हम समाज के सामने अपने इस शो की डिस्कशन को पेश करेंगे। तो आज के लिए मुझे लगता है इतना ही काफ़ी है। कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपसे लेंगे और फिर कंक्लूड करेंगे। बिफोर कंक्लूडिंग मेरा एक ये है, ये जो हमने जो आज एक्सरसाइज की, डिस्कशन की, तो ये मेरा कहने का मतलब कि इसको हमारा जो चैनल है कानूनी चर्चा, उस पे हम इसको अपलोड करेंगे, वो आपको जानकारी है। और ये जो हम लोग जुड़े हैं, हमारा नेक्स्ट ये है, और जो आपने कहा इसको हम बिल्कुल सिंपलीफाई तरीके से बात की है हमने, मुझे लगता है। तो हम ये चाहते हैं कि ये यूट्यूब पे जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देखें, शेयर करें और अपने इसको अगर अच्छा लगता है लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। और ये जैसे कोई एडवोकेट देखते हैं, जैसे नाजिर साहब हैं, असलम साहब आप हैं, मैडम जे शाकिया है, तो इनकी भी जिम्मेवारी है कि ये आगे अपने जो लोग हैं उन पे शेयर करें और उनसे चर्चा करें। तो जैसे असलम साहब की बात बिल्कुल ठीक है, हम इसी जो क्रिमिनल लॉ है, एफआईआर इन्वेस्टिगेशन बहुत लंबा है ये, और डिफरेंट जो इंडियन पीनल कोड की सेक्शन है, ये तो प्रोसीजरल लॉ में हमने बात की ना, जो एनडीपीएस का स्पेशल लॉ है, यूएपीए है, जो बहुत से एक्ट हैं, तो उन पे भी चर्चा ये जारी रहेगी। तो असलम साहब अभी आप धन्यवाद करें सभी का और कंक्लूड करें इसे अभी आप, तो क्योंकि आप ही से शुरुआत है। थैंक यू वेरी मच एडवोकेट नाजिश, आपका भी जुड़ने के लिए, आप पहली बार जुड़े थे। साइका, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप शायद दूसरे बार इस शो में जुड़े थे और उम्मीद करते हैं कि इसको आप शेयर करके सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बाकी स्टूडेंट्स, टीचर्स, लॉ स्कॉलर्स तक पहुंचाएं ताकि वो भी क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएं और जो बेसिक लॉ की फॉर्मेलिटीज रहती हैं, एफआईआर हो, इन्वेस्टिगेशन हो, इंक्वायरी हो, ऑफिसर्स इंचार्ज के पावर हो, तो उनके ऊपर भी वक्तन फवक्तन हम चर्चा करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे।
अब नाजिश साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि इफ एनीथिंग यू वांट टू ऐड यू कैन ऐड प्लीज। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।